सभी एएनएम बहनों को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवेश सैनी और आज के इस वीडियो में हम जो बुक है चाकसू की यूपीएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता एमसीक्यूज बुक है, तो इसका जो प्रैक्टिकल सेट पेपर नंबर 2 उसके जो 100 क्वेश्चन है उसकी हम चर्चा करेंगे। उनका जो आंसर है विद एक्सप्लेनेशन, राइट एक्सप्लेनेशन, उसी पर हम चर्चा करेंगे। और पहले एक सेट हम डाल चुके हैं, ये दूसरा सेट है, तो वीडियो को देखें, पूरा देखें और शेयर करें। धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं। स्वागत है सभी एएनएम बहनों का। तो पहला क्वेश्चन है पॉजिटिव वास्टेक, इसका संकेत है। पॉजिटिव वास्टेक किसका संकेत है? ऑप्शन है अल्प कैल्शियम रक्तता, अति कैल्शियम रक्तता, हाइपोकैल्केमिया और हाइपरकैल्केमिया। तो देखिए पॉजिटिव वास्टेक साइन में क्या होता है, ये इसका आंसर है ए अल्प कैल्शियम रक्तता, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी जो ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसको हम हाइपोकैल्केमिया की कंडीशन बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है हाइपोकैल्केमिया। जैसा कि आप जानते हैं कि कैल्शियम जो होते हैं ये मसल्स के संकुचन के लिए, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत ज़रूरी आयंस होते हैं, एलिमेंट होता है कैल्शियम। तो जब कैल्शियम की कमी हो जाती है, एज यू नो बेटर कि कैल्शियम की कमी के कारण मसल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा टिटेनिक ऐंठन टाइप की हो जाएगी कैल्शियम की कमी के कारण। तो इसका सही आंसर है अल्प कैल्शियम रक्तता, जिसको हम इंग्लिश में हाइपोकैल्केमिया कहते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से कौन सा हानिकारक एनीमिया का कारण नहीं है? हानिकारक एनीमिया, जैसे हमने आपको विटामिन में बता चुके हैं कि विटामिन B12 की कमी के कारण पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। तो इसका जो चूँकि हिंदी में है पूरा समझाना पड़ेगा, तो अब ऑप्शन सुन लीजिए। इसमें है स्राव, पुराना मंदांतक, एंटीबॉडी का दीर्घकालीन उपयोग, आंतरिक कारक की कमी। तो इसमें स्राव जो है यानी कि ब्लीडिंग के कारण पर्नीशियस एनीमिया नहीं होता है। ब्लीडिंग से कभी एनीमिया तो होगा लेकिन पर्नीशियस एनीमिया की कंडीशन नहीं होगी। पर्नीशियस एनीमिया जो होगा वो विटामिन B12 की कमी से होगा। विटामिन B12 में क्या है कि इसमें अगर आपकी कोई इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, यानी कि विटामिन 2 तो जा रहा है आपकी बॉडी में, लेकिन वो इंटेस्टाइनल बीमारी के कारण, आंतों में बीमारी के कारण, संक्रमण के कारण वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, या आपकी बॉडी में ही डाइट में ही विटामिन B12 की कमी है, तो कोई भी इंट्रिंसिक फैक्टर होगा तो उसके कारण ये होता है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है स्राव, यानी कि ब्लीडिंग के कारण पर्नीशियस एनीमिया नहीं होगा। तो आई थिंक मेरा जो एक्सप्लेनेशन है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का हम बात करते हैं। मरीज को पोटेशियम बॉन्ड दिया जाता है, मरीज को पोटेशियम बॉन्ड जो दिया जाता है वो किस कंडीशन में दिया जाता है? आंसर है हाइपोकैल्केमिया, हाइपरनेट्रेमिया, हाइपरकैल्केमिया, हाइपोनेट्रेमिया। तो इसका आंसर है हाइपरकैल्केमिया। हाइपरकैल्केमिया में हमें मरीज को पोटेशियम बॉन्ड दिया जाता है। अब एक चौथा क्वेश्चन है गंभीर पेशीहास्त्र विकासीय रुग्णता उपचर्म वसा का अपक्षय किस रोग का परिणाम है? आंसर में क्वासिकोर, बेरी, स्कर्वी, मेरेस्मस। तो इसका आंसर है मेरेस्मस, यानी कि मेरेस्मस जो है टाइप ऑफ प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, यानी कि एनर्जी नहीं मिलेगी, विकास रुकेगा, हमारी जो मांसपेशी हैं उनका ह्रास होगा, मांसपेशी लॉस्ट हो जाएंगी, और जो हमारी बॉडी में जो फैट होता है वो भी नहीं होगा। तो मेरेस्मस की कंडीशन में ये तीनों स्थिति पाई जाती है। और स्कर्वी जो होती है, स्कर्वी एज यू नो बेटर के विटामिन C की कमी से स्कर्वी होती है। बेरी विटामिन, ये थायमिन की कमी से, विटामिन 2 की कमी से बेरी होती है। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हाइपरकैल्केमिया के उपचार में निम्नलिखित में कौन सी दवा का उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसमें आंसर है
कैल्शियम ग्लूकोनेट, एट्रोपिन सल्फेट, साल्बुटामॉल, सोडियम कार्बोनेट। तो इसका सही आंसर है एट्रोपिन सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, आंखों की इरिगेटिंग के सॉल्यूशन का तापमान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर होना चाहिए? तो देखिए, यानी कि आंखों का इरिगेशन, आंखों की जो सफाई होगी तो वो बॉडी टेम्परेचर के अनुकूल ही होना चाहिए, कुछ वार्म होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन की हम बात करते हैं तो 98 to 100 फ़ारेनहाइट, 120 to 104 फ़ारेनहाइट और 90 to 94 फ़ारेनहाइट और 110 फ़ारेनहाइट। तो देखिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा 120 और 110, और 90 और 94 ये लो हो जाएगा बॉडी टेम्परेचर से। तो सही आंसर है इसका 98 to 100। और क्वेश्चन नंबर 7 है, शरीर में कौन सी संरचना टेलीफोन के तार जैसा काम करती है? टेलीफोन के तार क्या काम करते हैं? वो सिग्नल्स को ले जाते हैं, यानी कि कोई भी वायर जो होता है इलेक्ट्रिक वायर, वो सिग्नल को ले जाते हैं। तो सिग्नल को ले जाने का काम, जैसे कि आप जानते हैं कि नर्व्स करती हैं, यानी कि तंत्रिकाएँ करती हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है मांसपेशियाँ, तंत्रिकाएँ, धमनियाँ और सिराएँ। तो धमनियाँ आप जानते हैं कि साफ खून को ले जाती हैं, सिराएँ यानी वेन्स वो गंदे खून को ऑर्गन से हार्ट की तरफ ले जाती हैं, धमनियाँ यानी कि आर्टरीज वो हृदय से अंगों की तरफ साफ खून को ले जाती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती हैं। और मांसपेशियाँ ये केवल फंक्शन करती हैं, यानी कि मांसपेशियों का जो वर्क होता है वो ऑर्गन के जो भी फंक्शन है उसको कराती हैं। जो इम्पल्स होते हैं वो तंत्रिका द्वारा जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब हम 8 की बात करते हैं। मस्तिष्क और रीढ़ की झिल्ली को ढकने वाली संरक्षणीय झिल्ली कौन सी है? तो इसमें कुछ ऑप्शन है, पेरिटोनियम, मस्तिष्कावरण, पेरिकार्डियम और फुफ्फुसावरण। तो पेरिटोनियम जो होता है वो हमारी पेट में एक झिल्ली होती है, पेट में, यानी कि जो हमारी जो पेट की मसल्स होती हैं और अंदरूनी जो अंग होते हैं, एक लेयर होती है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में मांसपेशी और अंगों को डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं लाती, तो उसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं। और एक है आपका मस्तिष्कावरण। अब जैसे नाम से ही लग रहा है कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली जो कि वो मस्तिष्कावरण ही होगी, जिसको मेनिंजेज बोलते हैं, मेनिंजेज। इसके इन्फेक्शन में, अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो मेनिंजाइटिस कहलाता है। और तीसरा पेरिकार्डियम, कार्डियम यानी कार्डियो यानी कि दिल की झिल्ली, इसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। और फुफ्फुसावरण यानी कि हमारे जो हृदय होते हैं, जिनको फुफ्फुस हम बोल देते हैं हिंदी में, यानी कि लंग्स को कवर करने वाली झिल्ली, ये फुफ्फुसावरण कहलाती है। प्लूरा जिसको हम बोल देते हैं, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, इसमें इन्फेक्शन को प्लूराइटिस बोल देते हैं, झिल्ली के इन्फेक्शन को। और क्वेश्चन नंबर 9 है, निकट दृष्टि दोष को के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में जाना जाता है? मायोपिया, प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मोतियाबिंद। तो इसका आंसर है मायोपिया। और क्वेश्चन नंबर 10 है, उपयोग करके निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है? किस तरह के लेंस के उपयोग करके? तो इसमें है बेलनाकार लेंस, अवतल लेंस, बाईफोकल लेंस और उत्तल लेंस। तो देखिए, जो निकट दृष्टि दोष होता है उसके लिए अवतल लेंस की जरूरत पड़ती है, और जो दूर दृष्टि दोष होता है उसके लिए उत्तल लेंस की जरूरत पड़ती है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, गंध के लिए कौन सी कपाल तंत्रिका जिम्मेदार है? गंध यानी कि ऑल्फैक्शन, और देखने के लिए ऑप्टिक नर्व होती हैं और वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। इसमें ऑप्शन है ऑप्टिकल, ऑल्फैक्टरी, वेस्टिबुलो कॉक्लियर और ऑक्यूलोमोटर। तो इसका आंसर है ऑल्फैक्टरी, यानी कि सूंघने के लिए, गंध के लिए ऑल्फैक्शन। तो ये ऑल्फैक्टरी नर्व होती है, इसके लिए ऑप्शन है बी, ऑल्फैक्टरी। और क्वेश्चन नंबर 12 है, एक महिला शरीर के बाहर डिम्ब यानी कि ओवम के निषेचन को, इसकी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी कि जो बॉडी से बाहर जो फर्टिलाइजेशन आप ओवम का करा रहे हैं उसको क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल गर्भाधान, इंट्रोवेट्रिकल फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और यूजेनिक्स या जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसका आंसर है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 13 है, लड़कियों में यौवन की पहली घटना कौन सी होती है? लड़कियों के यौवन में पहली घटना, आंसर है इसमें, आंसर हिंदी में दिए तो थोड़ा समझिएगा, प्यूबार्चे, थेलार्चे, रजोदर्शन, पेट दर्द। तो रजोदर्शन यानी कि मीनार, यानी कि जब ब्लीडिंग होती है वो यौवन में पहली घटना होती है। और लगभग 12 से 14 वर्ष की उम्र पे किशोरियों में ये मीनार शुरू हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 14 है महिलाओं में यौन का पहला संकेत क्या है, वही फिर रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। और इसमें ऑप्शन है आवाज़ में बदलाव, अक्षीय बाल, स्तन विकास, रजोदर्शन। तो ऑप्शन डी रजोदर्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है मासिक धर्म की शुरुआत होने को क्या कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन है मिनोरेजिया, रजोदर्शन, ओलिगोमिनोरिया, मेनोपॉज। तो देखिए मिनोरेजिया जो होता है, मिनोरेजिया होता है एक्सेसिव ब्लीडिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है तो इसको मिनोरेजिया बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन जो होता है रजोदर्शन यानी कि मीनार्ची। तो मासिक धर्म की शुरुआत को हम रजोदर्शन यानी कि मीनार्च बोलते हैं। और क्वेश्चन नंबर सी है ओलिगोमिनोरिया। ओलिगोमिनोरिया में क्या होता है, बहुत प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती है। और मेनोपॉज जो होता है, मेनोपॉज यानी कि रजोनिवृत्ति, यानी कि महिलाओं के जो ब्लीडिंग है उसको बंद होने की कंडीशन को मेनोपॉज कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 16 है गर्भाशय की सबसे मोटी परत कौन सी होती है। ऑप्शन है इसमें एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, एक्सोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। तो देखिए सबसे अंदरूनी जो परत होती है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, सबसे मोटी परत होती है। और एक्सोमेट्रियम बाहर की परत होती है, जो अंदर बीच वाली जो लेयर होती है मिक्सोमेट्रियम उसको हम कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनिस के पीछे स्थित यानी कि शीशन में पेनिस के पीछे स्थित मूत्र मार्गीय छिद्र को क्या कहा जाता है। ये एक जेनेटिक कंडीशन हो जाती है कि बच्चा का जन्म हुआ और बच्चा जो उसमें उसका जो पेनिस में जो मूत्र मार्ग का जो ओपनिंग हो रही है वो प्रॉपर नहीं होकर दूसरी जगह से हो रही है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं। आंसर है फिमोसिस और एपिसीडाइसिस, हाइपोपेडेसिस और हाइड्रोसिल। तो ऑप्शन है फिमोसिस जो कंडीशन है वो सीसन के ऊपर की जो चमड़ी होती है प्रीप्यूज जिसको बोलते हैं, उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है, छोटे बच्चों में इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको फिमोसिस बोलते हैं। और एक कंडीशन है कि एपिस्पेडिसिस। तो और तीसरा जो ऑप्शन है वो हाइपोपेडेसिस, तो पीछे हो रहा है तो ये कंडीशन जो कहलाती है हाइपोपेडेसिस कहलाती है। और हाइड्रोसिल जो ऑप्शन है, हाइड्रोसिल में क्या होता है कि हाइड्रोसिल में जो वृषण होते हैं, टेस्टिस होते हैं, उसमें पानी बढ़ जाता है, ये कंडीशन हाइड्रोसिल कहलाती है। और क्वेश्चन नंबर 18 पे हम आते हैं। इसमें है केवल ओरल गर्भ निरोधक कोली में होता है, कौन सा हार्मोन होता है। तो ऑप्शन है केवल एस्ट्रोजन, कार्टिकोस्टेरॉइड, केवल प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन डी है दोनों प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन। तो जैसा आप जानते हैं कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल जो होती है उसमें दोनों ही हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। ये आर्टिफिशियल हार्मोन्स होते हैं जो प्राकृतिक हार्मोन की तरह ही काम करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 19 है खाट में माता के साथ बच्चे को रखने को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है देखभाल, दूसरा है कंगारू देखभाल, तीसरा है कक्ष पालन, चौथा है नवजात देखभाल। तो इसका सही आंसर है कक्ष पालन। और ऑप्शन आंसर जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो है पूर्व किशोरावस्था की उम्र क्या है, यानी कि टीनेजर्स से पहले की उम्र क्या है। तो ऑप्शन है 12 से 14 वर्ष, 14 से 18 वर्ष, 13 से 17 वर्ष, 18 से 21 वर्ष। तो इसका आंसर है 12 से 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 21 है मनोविज्ञान के मनोविश्लेषण के जनक कौन है। तो आंसर है सिगमंड फ्रॉइड, इवान पावलोव। आंसर नंबर 3 है विल्हेम वुल्ट, विलियम जेम्स। तो इसका सही आंसर है सिगमंड फ्रॉइड। और क्वेश्चन नंबर 22 है नोजोकोमियल संक्रमण का अर्थ जो प्राप्त होता है, यानी कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होते हैं। तो इसमें आंसर में है हॉस्पिटल से, कम्युनिटी से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नोजोकोमियल जो इन्फेक्शन होते हैं वो होते हैं जो हमें हॉस्पिटल से मिलते हैं, इसको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कहते हैं। यानी कि कभी कभी सही से इंस्ट्रूमेंट का सैनिटाइजेशन नहीं हुआ, ऑटोक्लेव नहीं हुआ, तो वो हॉस्पिटल से जो इन्फेक्शन आ रहा है ये नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहलाता है। जैसे कि एक आया था, चलिए छोड़िए। और क्वेश्चन नंबर 23 है सोयाबीन में निम्न में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो सोयाबीन जो होता है इसमें वनस्पति, उसमें सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो सोयाबीन में प्रोटीन होता है। कौन सा होता है इसमें। तो इसमें ऑप्शन है ग्लूटेन, ल्यूसीन, लेक्टाब्यूमिन और ग्लाइसिनिन। तो इसका आंसर है ग्लाइसिनिन। ग्लाइसिनिन सोयाबीन में मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 24 है, एक कम पिच वाली लगातार खड़खड़ाहट या गड़गड़ाहट के साथ उत्पन्न ध्वनि जो बड़े वायु मार्ग में उत्पन्न अवरोध या श्वास के कारण उत्पन्न होता है कहलाता है। आंसर है व्हीज, रांचाई, खांसी, स्टेटर। देखिए इसका जब जो लंग्स साउंड होती है, हृदय की ध्वनियाँ, सामान्य ध्वनि अलग होती है और दमा वाली अलग होती है, एक निमोनिया वाली होती है वो अलग होती है। तो कम पिच वाली लगातार खड़खड़ाहट वाली जो होगी वो रौंचाई कहलाती है। अच्छा 25 नंबर क्वेश्चन है, श्वास ग्रंथि विद्वान होती है कहाँ होती है? उदर में, छोटी आंत में, बक्कल कोटरन में, एलिमेंट्री कैनाल में। तो बक्कल कोटरन में ये होती है, सही आंसर है बक्कल कोटरन में। क्वेश्चन नंबर 26 है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसके हार्मोन्स के सिक्रेशन को कौन सी ग्लैंड्स कंट्रोल करती है? ऑप्शन है थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड दिमाग में होती है, दिमाग में ही हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। तो अब शरीर से कहीं हो, दिमाग से अलग कोई और तो उसको करेगा नहीं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड अधिकतर सभी को कंट्रोल करती है, बॉडी के बाकी हार्मोन्स को, और पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो इसमें हाइपोथैलेमस आता है। अब एक ऑप्शन थाइमस, तो थाइमस हमारे यहाँ सीने पर होती है, जो जन्म के समय होती है, बाद में वो विलुप्त हो जाती है। थायराइड गले में होती है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकालते हैं। एक एड्रिनल ग्लैंड होती है जो हमारे जो गुर्दे होते हैं ब्रेक्स के ऊपर होते हैं, उसको एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं, और उससे वासोप्रेसिन हार्मोन्स निकलता है, एपिनेफ्रिन, वासोप्रेसिन। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, गुणसूत्र पर जीनों की उपस्थिति का क्रम क्या है? गुणसूत्र जो होते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें जो जीन्स जो लगे रहते हैं किस तरह से लगे थे? यानी गोलाई में लगे हैं, लाइन में लगे हैं, कुंडलीकार लगे हैं। तो उसमें ऑप्शन है गोलाकार, कुंडलीकार, रेखाकार। उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर है रेखाकार। वो लाइनर में लगे रहते हैं, इस तरह से जीन्स सेट होते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा लिंग सहलग्न रोग है? तो ऑप्शन में क्षय रोग, धनुंजाता, वर्णांधता, निकट दृष्टिता। तो देखिए क्षय रोग यानी कि टीबी जो होती है सेक्स लिंक्ड नहीं, ये एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है। और धनुंजाता, और एक ऑप्शन है वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस होता है ये सेक्स लिंक्ड बीमारी कहलाती है, यानी कि एक से दूसरे पीढ़ी में जाने वाली बीमारियाँ, यानी कि क्रोमोसोम्स के साथ पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी जाने वाली जो होती है, ये जेनेटिक डिजीज में आ जाती हैं। इनको सेक्स लिंक्ड बीमारी भी कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, तो क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करें, मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मक का संगठन होता है। देखिए यहाँ पर मादा की कोशिका की बात हो रही, मादा का जो ओवम होता है उसमें कितने गुणसूत्र होंगे उसकी बात हो रही है। तो गुणसूत्र जब मादा का या पुरुष का स्पर्म होगा या मादा का ओवम होगा, उसमें जो गुणसूत्र होंगे वो आधे आधे होते हैं। जैसे S+X होगा मादा का, और 22+X या Y वो पुरुष से हो सकता है। तो इस तरह से जब जायगोट बनता है यानी कि जो संतान बनती है उसमें 44+XX या XY होगा। और क्वेश्चन नंबर 30 है, गर्भ निरोधक गोलियों में कंट्रासेप्टिव पिल्स में अधिकतर होता है, क्या होता है? ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, FSH, प्रोजेस्टेरोन, LH, FSH प्लस LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो देखिए अभी हम ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो जो कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, ओरल पिल्स जो होती है, उसमें एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं। तो सही आंसर है डी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 31 है, ग्लूकोमा व ट्रैकोमा बीमारी। तो ग्लूकोमा और ट्रैकोमा आंखों में होती है। देखिए मैं बता देता हूँ, ऑप्शन में गर्दन की, कानों की, मस्तिष्क की और आंखों की। तो आंसर है डी, आंखों की। क्वेश्चन नंबर 32 है, मानव शरीर के किस अंग में शोध के कारण हेपेटाइटिस होता है? अब हेपेटाइटिस जो है वो किस नाम से आपको लग रहा है? हेपेटाइटिस A, B, C। तो हेपेटाइटिस तो यकृत की बीमारी तो सही है। इसमें ऑप्शन में दे रखे हैं मस्तिष्क, हृदय, यकृत, गुर्दा। तो हेपेटाइटिस A, B, C ये सब यकृत यानी कि लीवर की बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, BCG टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? भाई BCG, इसमें ऑप्शन में मिजल्स, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, हेपेटाइटिस। अब BCG में कौन सा होते हैं आपको पता है? BCG में 3 तरह के इसमें होते हैं BCG, बैसिलस, कॉमेट, ग्वारेन। तो इसमें ट्यूबरकुलोसिस 6 रोग में ये लगता है ट्यूबरकुलोसिस में। और क्वेश्चन नंबर 34 है, पीत ज्वर
येलो फीवर का स्थानांतरण जो होता है, यानी येलो फीवर किस मच्छर से होता है? ऑप्शन है मादा क्यूलेक्स द्वारा, मादा एनाफिलीज द्वारा, मादा एडिस द्वारा। देखिए मच्छर जो काटती है वो मादा ही काटती है, और इसका आंसर है मादा एडिस द्वारा। और ध्यान रखिएगा डेंगू भी मादा एडिस के काटने से ही होती है। अब क्वेश्चन नंबर 35 है, तपेदिक रोग का कारण क्या है? तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस। तो आपको पता है ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के काटने से होता है, और उसमें एंटीबैक्टीरियल चलती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 36 है, अब बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 36 में जनन क्षमता में कमी होती है, किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन के की कमी से, विटामिन ई की कमी से। तो सही आंसर है विटामिन ई। ये जननांग के लिए, नपुंसकता के लिए जिम्मेदार होता है विटामिन ई। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन बी चूँकि इसमें काफ़ी सारे विटामिन होते हैं और अलग अलग विटामिन के कारण अलग अलग बीमारी होती है। विटामिन के की कमी से हमारे ब्लीडिंग की दिक्कत आती है, ब्लीडिंग होती रहती है। अब क्वेश्चन नंबर 37 है, विटामिन की खोज किसने करी? तो ऑप्शन में लुलिन, फंक ने, सुमनर ने, सेंगर ने। तो आंसर है इसका फंक ने विटामिन की खोज फंक ने करी थी 1911 में। अब क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है? देखिए कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड की बात हो रही है, तो इसमें ऑप्शन में सुक्रोज, ऑप्शन बी है ग्लूकोज व फ्रक्टोज, ऑप्शन सी गैलेक्टोज या उपर्युक्त सभी। तो सुक्रोज जो है ये पॉलीसेक्राइड हो जाता है, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं मोनोसेक्राइड होते हैं। तो ऑप्शन है बी ग्लूकोज व फ्रक्टोज। और क्वेश्चन नंबर 39 है, आयरिस का क्या काम है? आयरिस जो हमारे यहाँ के काले घेरा जो होता है, काले घेरे में इसका क्या काम है? तो इसमें आंसर में है आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना, ऑप्शन है प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना, इनमें से कोई नहीं। तो आयरिस का जो काम होता है ये हमारे लाइट की मात्रा को कंट्रोल करता है, यानी कि जब बहुत ज़्यादा चौंध वाली लाइट होती है तो लाइट को कम जाने देता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, आँख का छेद आप देखेंगे टॉर्च मारने पर सिकुड़ जाएगा। और जब लाइट कम होती है यानी कि बहुत अंधेरा सा होता है तो ये फैल जाते हैं, लाइट और ज़्यादा जाए तो ये फैल जाते हैं। तो इसी चीज़ में एक टेस्ट होता है, जब डेथ हो जाती है तो लाइट मारते हैं आयरिस पर, तो वो उसमें कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा, वो जो कि तो रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, तो जो जिंदा लोगों में ये रेस्पॉन्स करता है, आयरिस जो होता है लाइट की मात्रा को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें आँखों से नहीं देखी जा सकती? और इसमें ऑप्शन में पराबैंगनी, गामा किरणें, अवरक्त किरणें या उपर्युक्त सभी। तो देखिए अल्ट्रावायलेट रेज को नहीं देख सकते, गामा को नहीं देख सकते, अवरक्त को नहीं देख सकते, तो इसका आंसर है डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 41 है, आँख के लेंस के धुंधला हो जाने को क्या कहते हैं? यानी कि आंखों का जो लेंस है वो धुंधला हो गया, ओपेक हो गया, यानी कि वो धुंधला हो गया, ओपेक हो गया, यानी प्रोटीन जो होता है आंखों का जो प्रोटीन होता है वो ओपेक जब हो जाता है तो इस कंडीशन को वो मोती की तरह दिखता है, आंखों के अंदर टॉर्च मारेंगे मोती की तरह दिखेगा, तो इस कंडीशन को मोतियाबिंद कहते हैं। तो ऑप्शन में मायोपिया दिया हुआ, हाइपर मायोपिया, नेत्र श्लेष्मा और मोतियाबिंद। तो मायोपिया जानते हैं आप, निकट दृष्टि दोष होता है, दूर की जो चीज़ें हैं वो साफ दिखेंगी और नज़दीक की नहीं दिखेंगी, निकट दृष्टि दोष होता है। और हाइपर मायोपिया और नेत्र श्लेष्मा यानी कंजक्टिवाइटिस होगी, तो इसका आंसर है मोतियाबिंद। और क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र क्या है? यानी कि रिफ्लेक्स जो एक्शन होते हैं, यानी कि आप देख रहे हैं आंखों की पलकों के सामने कुछ अचानक से आ गया तो वो पलक झपक जाती है, या कहीं सुई चुभी आपका पैर हट गया, या कहीं जलते कोयले पे पैर पड़ा तो जलते कोयले पे पैर पड़ता है तुरंत पैर हट जाता है। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ये कहाँ से कंट्रोल होते हैं? ऑप्शन में स्पाइनल कॉर्ड, सतही तंत्रिका तंत्र, मोटर तंत्रिका तंत्र और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो इसका आंसर है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से ही इस तरह की जो रिफ्लेक्स होती हैं वो दिमाग को सिग्नल नहीं जाना उसका, वो वहीं से ही तुरंत कंट्रोल हो जाता है। और उत्सर्जन की इकाई यानी कि एक्सक्रीशन जो होता है उसकी इकाई क्या है? तो इसमें ऑप्शन है न्यूरॉन, एक्सॉन, नेफ्रॉन, ये अप्रयुक्त में से कोई नहीं। तो जानते हैं न्यूरॉन्स होते हैं ये हमारे तंत्रिकाएं होती हैं,
और एक्सॉन न्यूरॉन में एक एक्सॉन जो सेंटर होते हैं। अब नेफ्रॉन्स जो होते हैं, यानी कि नेफ्रॉन जो होते हैं हमारे किडनी की इकाई होती है। किडनियाँ नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है, तो हर एक नेफ्रॉन का अपना काम होता है। तो जो यूनिट है वो नेफ्रॉन्स होती है। और क्वेश्चन नंबर 44 है, रक्त यानी किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा को बढ़ने को क्या कहते हैं? यूरिया की मात्रा बढ़ेगी उस कंडीशन को क्या कहेंगे? ऑप्शन में यूरेमिया, एनूरिया और यूरोक्रोमिया उपयुक्त सभी। तो आंसर है यूरेमिया। और एक है क्वेश्चन नंबर 45, शरीर में सबसे बलशाली पेशी स्ट्रॉन्गेस्ट मसल शरीर में कौन सी है? ऑप्शन है भुजा में, जांग में, जबड़े में, हृदय में। तो ऑप्शन है जबड़े में। और क्वेश्चन नंबर 46 है, बाह्य कर्ण का सबसे लचीला भाग बना होता है, जो हमारा जो एक्सटर्नल ईयर होता है, इसका सबसे जो लचीला कठोर लचीला भाग होता है किसका होता है? कंडरा का, अस्थि का, उपास्थि का, स्नायु का। तो उपास्थि यानी कार्टिलेज का बना होता है। ऑप्शन है सी कार्टिलेज। और क्वेश्चन नंबर 47 है, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस लिए जरूरी है? तो ऑप्शन है मांसपेशी के कार्य करने हेतु, खून जमने हेतु, हड्डियों के विकास के लिए या उपयुक्त सभी। तो मैं इसका सही आंसर है हड्डियों के विकास के लिए। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जानते हैं आप? कान में 3 हड्डियाँ होती हैं, छोटी होती हैं। क्रम से कौन सा होता है? टीबिया। ऑप्शन दे रखे टीबिया, ट्रेपेजियम, स्टेपीज, जांघ की हड्डी। तो कान में 3 हड्डियाँ होती हैं शरीर की सबसे छोटी, मीडियस, इंकियस, स्टेपीज। तो स्टेपीज जो होती है सबसे छोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 49, ओस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? यानी कि ओस्टियोपोरोसिस जो रोग है, ओस्टियो आप समझ रहे हैं, ओस्टियो हड्डी से है। तो इसमें ऑप्शन में हड्डी, दिल, गुर्दा, फेफड़ा। तो सही आंसर है हड्डी। तो ओस्टियो से ही आपको लग रहा है कि ओस्टियो मतलब जो भी ओस्टियो शब्द है वो हड्डी से जुड़ा शब्द है। क्वेश्चन नंबर 50 है, हमारे फेफड़ों में कितनी कोशिकाएं होती है? ऑप्शन में 100 मिलियन, 20 मिलियन, 200 मिलियन, 400 मिलियन, 600 मिलियन। ऑप्शन है भैया 600 मिलियन, रट लेना यार। और क्वेश्चन नंबर 51 है, मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट यानी कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है? ऑप्शन है क्लोरोफिल, मेलानिन, रोडोप्सिन और हीमोग्लोबिन। तो देखिए सुन लीजिएगा, चारों को मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्लोरोफिल जो होता है ये पेड़ पौधे में पाया जाता है, उसके जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, पेड़ों का हरा रंग, पत्तियों का हरा रंग। मेलानिन जो होता है ये हमारी स्किन के कलर के लिए जिम्मेदार होता है। मेलानिन कम होगा तो आदमी गोरा होगा, सफ़ेद होगा। मेलानिन जितना ज़्यादा हो जाता है, मेलानिन ज़्यादा होने से आदमी काला होता है। और रोडोप्सिन जो होता है ये हमारी आँखों में होता है। रोडोप्सिन आँखों में रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। हीमोग्लोबिन ये हमारा रेस्पिरेटरी, हमारे ब्लड में पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन यानी कि ये श्वसन पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाउंड करता है, ऑर्गन तक ले जाता है, और जब ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है कार्बन डाइऑक्साइड को बाउंड करके फिर फेफड़ों तक लाके छोड़ देता है। तो इसका आंसर है हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 52 है, यकृत एवं मांसपेशी में ऊर्जा जमा होती है, किसके रूप में ऊर्जा जमा होती है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, और प्रोटीन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, यकृत और मांसपेशी में ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा जमा होती है। ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में और फिर वो इस्तेमाल हो जाता है। और 53 है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित, पुनः सर्जित हो सकता है, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा या रीजनरेशन हो जाएगा। ऑप्शन में तिल्ली, दिमाग, जिगर, अग्नाशय। देखिए जो लीवर होता है, लीवर वो कट जाता है तो वो साइज बढ़ जाता है। रीजनरेशन की पावर हमारे बॉडी में केवल लीवर में ही होती है। क्वेश्चन नंबर 54 है, रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है? ऑप्शन में जल, हार्मोन्स, एंटीबॉडी, लिम्फ। तो देखिए वाटर जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है हमारे ब्लड में। और क्वेश्चन नंबर 55 है, रुधिर में स्कंदन एंटीकोगुलेंट पदार्थ मिलाया जाता है, कौन सा? तो सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम ऑक्सलेट होता है, पोटेशियम क्लोराइड या प्रोथर्मोप्लास्टिन। तो इसका आंसर है सोडियम ऑक्सलेट मिलाया जाता है कोगुलेंट के लिए। एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन या एंटीबॉडी दोनों प्रोटीन होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में दे रखे हैं एंजाइम, प्रोटीन, उपजात पदार्थ, हार्मोन्स। तो इसका सही आंसर है प्रोटीन। एक प्रोटीन होता है, कोई भी एंटीजन है, यानी कि एंटीजन जो बाहर से आ रहा है, जैसे कोरोना वायरस एंटीजन, कोरोना वायरस के खिलाफ जो बन रहा है वो एंटीबॉडी।
और क्वेश्चन नंबर 57, यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे, एल्बिनो होंगे, तो उनकी संतानें जो होंगी, आधी संतानें रंजकहीन होंगी, सब संतानें रंजकहीन होंगी, 3/4 संतानें रंजकहीन होंगी, कोई संतान रंजकहीन नहीं होगी। तो इसका आंसर है सारी संतानें होंगी भूरी होंगी, रंजकहीन होंगी। और क्वेश्चन नंबर 58 है, प्यारा हम आ गए हैं। सर्वग्राहक रक्तदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? सर्वग्राहक रक्तदाता यानी यूनिवर्सल रिसीवर, यूनिवर्सल दो होते हैं, एक होता है यूनिवर्सल रिसीवर और यूनिवर्सल डोनर। यानी कि एक होता है लेने वाला, एक होता है देने वाला। जो ब्लड ग्रुप होते हैं 4 तरह के होते हैं, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और आपका ओ ग्रुप हो गया। तो इसमें जो ब्लड ग्रुप है आपका वो ए बी जो होता है, इसका क्या खासियत होती है, ये सबका ब्लड ले सकता है, लेकिन इसका ब्लड केवल ए बी को ही चढ़ेगा। तो ये यूनिवर्सल रिसीवर हो गया। और फिर क्वेश्चन 59 है, एक ब्लड ग्रुप ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति अपना खून किसे दे सकता है? ए और बी को, केवल ए बी को, ए बी ओ को, इनमें से सभी को। तो इसका आंसर है, अभी बताया था आपको, ए बी वाला ए बी का ही खून ले सकता है और ए बी को ही देगा। ए बी ब्लड ग्रुप वाला वो सभी का खून तो ले सकता है, लेकिन जो देगा वो केवल ए बी पॉजिटिव को देगा। और जो ओ जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, उसका खून सब ले सकते हैं। जो ओ ग्रुप का जो खून है सभी को चढ़ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? तो इसमें ऑप्शन में ए पॉजिटिव को, बी पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को या सभी को। तो इसमें सभी वाला है। क्वेश्चन नंबर 61, मानव शरीर में रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है, कौन सा अंग करता है? हृदय करता है, फेफड़ा करते हैं, गुर्दा या आंत? तो इसका आंसर गुर्दा जो है ब्लड को फिल्टर करेगा और गंदगी को बाहर फेंक देता है। और 62 पर हम आ गए हैं, घाव के भरने के बाद फिर खालिस्तान के द्वारा स्कार ऊतक का निर्माण होता है, किसके द्वारा होता है? आंसर है कोलेजन और फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स, ओस्टियोब्लास्ट। तो देखिए हम बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चारों को मैं बता देता हूँ। नाम से ही लग रहा है, कोलेजन फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट, यानी कि फाइबर और कोलेजन ये प्रोटीन होते हैं, ये जहाँ भी घाव होता है वहाँ जाकर इकट्ठी हो जाती है। कोलेजन और फाइब्रोब्लास्ट ये जाल सा बना देते हैं और वहाँ पर थक्का जम जाता है और इस तरह से स्कार बन जाता है, वहाँ पर घाव बन जाता है। और मैक्रोफेज जो होती है ये हमारी बॉडी में जो डिफेंस सिस्टम होता है उसमें मैक्रोफेज होती है जो कीटाणु को खाकर मार कर खाती है। और न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं? न्यूट्रोफिल्स भी WBC के टाइप होते हैं। और ओस्टियोब्लास्ट जो होती हैं, ओस्टियो जहाँ हड्डी से जुड़ा हुआ है, हड्डी का निर्माण करने वाली कोशिकाएं ओस्टियोब्लास्ट होती हैं। तो इसका आंसर है कोलेजन और फाइब्रोब्लास्ट। प्रसव के दौरान अक्सर बच्चे की कौन सी हड्डी टूटती है? क्वेश्चन नंबर 63 पर है हम। प्रसव के दौरान बच्चा आपको पता है किस तरह से निकलता है? बच्चे का पहले सिर निकलता है और सिर के बाद कंधे की हड्डियां जो होती हैं ये 2 होती हैं, कॉलर बोन जिनको बोलती हैं, यानी कि हम इसको कॉलर बोन यानी क्लेविकल कहते हैं। तो ये सबसे पहले रुकेंगी। तो इसमें ऑप्शन में रेडियस, क्लेविकल, ह्यूमरस, अल्ना। तो इसका आंसर है क्लेविकल, जिसको हम हंसली, हिंदी में हंसली बट हड्डी बोल देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 64, पीठ की देखभाल के उद्देश्य इस प्रकार हैं। परिसंचरण को बढ़ावा देने के लिए, सुविधा को बढ़ावा देने के लिए, इनमें से कोई नहीं, और या ए और बी दोनों। तो देखिए पीठ पे मसाज वगैरह हम करेंगे तो उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, दर्द वगैरह में आराम मिलेगा, सुविधा मिलेगी। तो इसमें ऑप्शन है डी दोनों, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 65 पर हम आ गए। हड्डी की परिधीय स्नेहक संधि को प्रभावित करने वाला एक गंभीर सूजन संबंधी और स्वयं प्रतिरक्षी रोग कौन सा है? देखिए ऑप्शन जो है हिंदी में दे रखे हैं। तो जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है, मैं थोड़ा हिंदी में आपको इंग्लिश में बता देता हूँ। जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है यानी कि 2 हड्डियों के बीच की जो जगह होती है संधि में साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन पर साइनोवियल फ्लूइड बनता है, उस अंदर कैप्सूल के अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन का बना कैप्सूल होता है 2, और एक साइनोवियल जो फ्लूइड निकलता है वो चिकनाहट का काम करता है और हड्डी टूट फूट से बचती है। तो जब
इस मेम्ब्रेन को प्रभावित करने के लिए ऑटोमेन प्रतिरक्षी बोला है, प्रतिरक्षी रोग और सूजन हो जाती है। तो ये कौन सी बीमारी कहलाती है? आंसर में संधितावात, बहुअस्थिशोथ, अस्थि संधिशोथ, अचलता कारक। तो देखिए इसका है संधिवाताव, यानी कि हम इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोल देते हैं। सही आंसर है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और क्वेश्चन नंबर 66 बहुत अच्छा है। निम्न में से कौन सी स्वैच्छिक व अनैच्छिक मांसपेशी के परिणाम स्वरूप पेशाब की प्रक्रिया, यानी कि मिक्चुरेशन जो होता है पेशाब का निकलना, वो स्वैच्छिक और अनैच्छिक दोनों ही तरह की मांसपेशी के परिणाम स्वरूप होता है मिक्चुरेशन। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ था मिक्चुरेशन प्रक्रिया, प्रोस्टेट की प्रक्रिया, गुर्दे की प्रक्रिया, ग्लोमेरुलस प्रक्रिया। तो गुर्दे का काम ये अलग हो गया, ग्लोमेरुलर प्रक्रिया अलग हो गई। तो मिक्चुरेशन जो होते हैं इसमें स्वैच्छिक और वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स दोनों का ही काम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 67 है, किस अवस्था को ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं? ऑप्शन में देखे कुशिंग सिंड्रोम, एडिसन रोग, ग्रेव्स डिजीज, डाउन सिंड्रोम। तो देखिए इसका आंसर होता है डाउन सिंड्रोम, यानी कि 21 जो क्रोमोसोम्स पर ट्राइसोमी के कारण डाउन सिंड्रोम होता है, ये कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट होता है। तो ये डाउन सिंड्रोम इसका सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 68 है, संक्रमण की अवस्था के लिए पहला मध्यवर्त है। तो ऑप्शन में रोगियों के लिए निजी कमरा, एंटीबायोटिक का देना, दस्ताने पहनना, हाथों को धोना। तो देखिए संक्रमण की रोकथाम के लिए सबसे पहला जो मध्यवर्त वो हाथों को धोना। क्वेश्चन नंबर 69, AB ब्लड वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है, किसको दिया सकता है? भाई AB वाला AB को दे सकता है, वो पहले भी 2 क्वेश्चन में हम बता चुके हैं। तो AB को। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रग्स अनैच्छिक व पुराने दर्द के मामले में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर में इमिप्राइन, फिनालेजिन, सिलेजिलाइन और ब्यूप्रोपिन। तो इसमें देखिए दोस्तों भाई रट लेना ये आंसर, तो आप इमिप्राइमिन ये जो ड्रग दी जाती है। और क्वेश्चन नंबर 71 है, एंटी डिप्रेसेंट के साइड इफेक्ट में शामिल है क्या क्या है? शुष्क मुंह, पेशाब में कठिनाई और कब्ज। तो तीनों ड्राइनेस का लक्षण है। ड्राइनेस, मुंह में खुश्की हो जाना, पेशाब में कठिनाई, पेशाब कम बनने का कठिनाई होगी, और कब्ज, आंतों में इंटेस्टाइन में ड्राइनेस हो जाएगी। तो खुश्की होना, ड्राइनेस होना, ये मेन साइड इफेक्ट होता है। और ऑप्शन में दे रखे हैं अपस्मारी दौरे, कपकपी, मांसपेशी में ऐंठन, और शरीर पर चकत्ते, पीलिया, और बहुत ज़्यादा नींद आना, अस्थैनिक। तो इसमें सही ऑप्शन में देखिए इसका है एंटी डिप्रेसेंट के साइड इफेक्ट में ऑप्शन है इसका A 1 2 3, यानी कि ड्राइनेस हो जाएगी, दौरे भी आ सकते हैं, शरीर पर लाल चकत्ते भी हो सकते हैं दवाई के साइड इफेक्ट के कारण। और क्वेश्चन नंबर 72, कौन सी दवा PDA को बंद करने में दी जाती है, यानी कि पेटेंट डक्टस आर्टियोरस को बंद करने में दी जाती है? डोपामाइन, इम्यूनोग्लोबिन, फिनोबार्बिटॉन और एंडोमेथेसिन। तो सही आंसर है एंडोमेथेसिन। और 73 है, पैरासीटामोल का विषनाशक कौन सा है? साइक्लोस्प्रिन, डाइक्लोफेनेक, एन एसिटाइलसिस्टीन और साइक्लोफॉस्फेमाइड। तो इसमें एन एसिटाइलसिस्टीन ये इसका आंसर है। 74 है, बीटा ब्लॉकर नहीं देने चाहिए, किस में नहीं दिए जाने चाहिए? एंजाइना पेक्टोरिस, माइग्रेन पेक्टोरिस, हाइपरटेंशन में, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज। तो इसका आंसर है पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज में नहीं दी जाती। क्वेश्चन नंबर 75, सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन देने पर भी दर्द में राहत नहीं मिलने पर टैबलेट नाइट्रोग्लेन कितने अंतराल पर दे सकते हैं? ऑप्शन में दिया हुआ 2 से 3 मिनट, 5 से 10 मिनट, 25 से 30 मिनट और 45 से 60 मिनट। यार इतने लंबा टाइम क्यों दोगे, मरीज मर जाएगा, आराम नहीं मिल रहा है। तो सही आंसर है 5 से 10 मिनट में। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दांत का शिखर बना होता है, दांत का जो शिखर है किसका बना होता है? आंसर में ऑप्शन में दिया हुआ है उपास्थि, कार्डिलेज का, इनेमल का, डेंटिन का, काइटिन का। तो देखिए डेंटिन का बना होता है। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन आपने सुना होगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम सीक्रेट होता है। तो एंजाइम है, ऑप्शन में दिए हुए हार्मोन, एंजाइम, विटामिन, पोषक तत्व। तो भैया जो हजम करने वाले जो है ना, वो हजम करने वाले जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सब एंजाइम होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं।
और 78 है, निम्नलिखित में से सभी HIV वायरस के संचरण के मार्ग है सिवाय एक्सेप्ट इनमें से कौन सा नहीं है? यौन संचरण, रक्त संपर्क, फिमोइड संचरण और मातृ भ्रूण संचरण। तो देखिए इसका आंसर होता है यौन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी होता है और संक्रमित ब्लड के उससे भी हो सकता है, किसी को संक्रमित ब्लड चढ़ जाए उससे हो सकता है, माँ से बच्चे को हो सकता है। तो सही इसका जो फिमोइड संचरण होता है इससे नहीं हो सकता। और 79 है, हेपेटाइटिस सी के संचरण का तरीका है। ऑप्शन है मलमौखिक मार्ग, छोटी बूंद नाभिक, दूषित रक्त, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हेपेटाइटिस सी जो है दूषित रक्त के माध्यम से भी हो सकता है। और 80 है, निम्नलिखित में से कौन किसे एंटीसेप्टिक विलयन से जीवाणु रहित नहीं किया जा सकता? किसे नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए है कैथेटर, ऑप्शन बी एनिमेटिव, सी है सर्जिकल कैंची और डी है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। तो देखिए सर्जिकल कैंची ये सब जो ये ऑटोक्लेव किए जाते हैं, इनको एंटीसेप्टिक विलयन से आप जीवाणु रहित नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 80 है, संक्रमण की रोकथाम के लिए पहला मध्यवर्त है। ऑप्शन रोगियों के लिए निजी कमरा, एंटीबायोटिक का देना, दस्ताने पहनना, हाथों का धोना। तो इसका सही आंसर है हाथों का धोना। और क्वेश्चन नंबर 82 है, वेल रोग किसके संपर्क में आने से होता है? तो वेल रोग यानी कि वेल रोग जो होता है लेप्टोस्पिरोसिस, ये चूहों के संपर्क में आने से होता है। चूहों के जो मलमूत्र होते हैं उसमें ये बैक्टीरिया रहता है, उसकी गंदगी पेट में चले जाए तो ये लेप्टोस्पिरोसिस यानी वेल रोग हो सकता है। और क्वेश्चन नंबर 83 है, खसरे से ग्रसित रोगी के लिए किस प्रकार के अलगाव सावधानी का उपयोग किया जाता है? यानी खसरे से ग्रसित लोगों के लिए तो खसरा जो है ये एयरबोर्न डिजीज है, खांसने छींकने से फैलेगा, तो इसमें एयरबोर्न सावधानी रखनी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में कौन सा पैथोलॉजिकल अपशिष्ट नहीं है? पैथोलॉजिकल अपशिष्ट की बात हो रही है। मानव अंग, रक्त, अन्य बॉडी फ्लूइड, मानव ऊतक, साइल्ड सर्जिकल ड्रेसिंग। तो जो साइल्ड सर्जिकल ड्रेसिंग जो होती हैं ये पैथोलॉजिकल अपशिष्ट में नहीं आती। और 85 है, मरीज को अस्पताल में रहते हुए अस्पताल से होने वाला संक्रमण क्या कहलाता है? लोकलाइज्ड संक्रमण, नोजोकोमियल संक्रमण, द्वितीय संक्रमण, पुनर्संक्रमण। तो भाई ये जो है पहले बता चुके हैं, ये आ चुका है कि हॉस्पिटलाइज एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो होता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन इनको कहते हैं। ऑप्शन बी नोजोकोमियल इन्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 86 है, इनमें से कौन सा रोग यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है? ऑप्शन है क्षय रोग, एड्स, टिटनेस, पीलिया। तो भाई क्षय रोग तो टीबी समझ रहे हैं, टीबी वाला जो है कीटाणु से होता है, यौन संपर्क से टीबी नहीं होगा। टिटनेस जो होगा वो सुई या कुछ चुभ जाए गंद का पुराना जो मृत ये किसी चोट वगैरह लग जाए तब होगा। पीलिया जो होगा वो पीलिया यौन संपर्क में नहीं होगा। तो एड्स जो है वो यौन संपर्क के आने से होता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, फोमाइड के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले रोगों के संचरण रोकने का तात्पर्य के संचरण से है। तो फोमाइड के द्वारा उपयोग किए जाने वाले रोगों के संचरण के रोकने का तात्पर्य पानी, कीट, वायु। तो देखिए ऑप्शन डी है संक्रमित वस्तुएं। तो जो संक्रमित वस्तुएं होती हैं इसका आंसर है संक्रमित वस्तुएं। और जीवाणु, क्वेश्चन नंबर 88, जीवाणु के अंतः हृदय शोथ की रोकथाम के उपाय में शामिल है। तो ऑप्शन में प्रक्रिया के पहले और बाद में एंटीबायोटिक, रोग निरोधन, सभी कैथेटर और नलियाँ जल्दी से जल्दी हटाएं, जीवाणुओं के विरुद्ध उपयुक्त टीकाकरण, शारीरिक गतिविधियों का प्रतिबंध। तो ऑप्शन ए है इसमें, यानी कि जो पहले तीनों हैं 1, 2, 3 सही आंसर है। यानी कि प्रक्रिया के पहले और बाद में एंटीबायोटिक, रोग निरोधन, सभी कैथेटर नलियाँ जल्दी से हटाएं और जीवों के विरुद्ध उपयुक्त टीकाकरण। क्वेश्चन नंबर 89 है, HIV पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस कितने देर में आरंभ कर देनी चाहिए? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 1 से 2 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे, 72 घंटे। तो अनसेफ सेक्स के बाद आप 72 घंटे के अंदर आपको अनसेफ सेक्स में असुरक्षित यौन संबंध बनाने के बाद 72 घंटे के अंदर आपको HIV पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस शुरू कर देनी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 90 है, रसायन जो फर्नीचर को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ग्लूटा एल्डिहाइड, सेवलॉन, बिटाडीन और ए और बी दोनों। तो इसमें ऑप्शन है डी, ए और बी, यानी कि ग्लूटा एल्डिहाइड और सेवलॉन दोनों। हाथ के धोने का क्रम है, बता देता हूँ यार, याद रखना, हथेली, हाथ के पीछे कलाई। क्वेश्चन नंबर 92 है, सूक्ष्म जीवों के प्रसार को रोकने में सबसे प्रभावी क्या तरीका है? मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना, हाथों की स्वच्छता, गाउन पहनना। तो सबसे प्रभावी है हाथों की स्वच्छता, हाथों को सैनिटाइज करें, ये सबसे प्रभावी है। 93, चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने और रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक है? ऑप्शन दिए हुए हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, लिम्फोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। तो आप जानते हैं कि रेड आरबीसीज का क्या काम है, वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम है, लिम्फोसाइट का क्या काम है, आप अच्छे से जानते हैं। ये तीनों ब्लड सेल्स होती हैं और थ्रोम्बोसाइट जो होती है वो ब्लड को जमने से रोकती है। क्वेश्चन नंबर 94 है, लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का काम करता है, यानी कि ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है? तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, प्लेटलेट्स, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शन है हीमोग्लोबिन। और क्वेश्चन नंबर 96 है, दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? ऑप्शन दे रखे हैं, रट लेना, नॉर्मन शम्मे, क्रिस्टियान बर्नार्ड, निकोलाई सिनीटस और जेम्स हार्डी। तो इसका ऑप्शन है क्रिस्टियान बर्नार्ड। तो दोस्तों एक क्वेश्चन है, पिता ए रुधिरवर्ग, माता बी रुधिरवर्ग, तो इनकी संतानों में कौन सा रुधिरवर्ग संबंध है? तो चूंकि ए और बी वाले माता पिता से, इसमें ऑप्शन जो है उसमें ए केवल बी, केवल ए बी। तो देखिए चारों ही हो सकते हैं, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। RH कारक, RH फैक्टर की खोज किसने की थी? आपको अच्छे से याद होगा, लैंडस्टीनर और बीनर, लैंडस्टीनर और बीनर। ये रीसस मंकी में खोज करी थी, तो ध्यान रखिएगा, रीसस मंकी में लैंडस्टीनर और बीनर ने खोज करी थी। और ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कम होगा और बॉडी का एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है, चूंकि ऑक्सीजन कम हो गई, बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, तो आरबीसीज की नंबर बढ़ जाती है। तो आरबीसीज की संख्या बढ़ जाएगी क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है। तो दोस्तों ये कुछ हमने ये सेट बनाया था, पूरा एक्सप्लेनेशन किया है। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने सभी एनएम बहनों को भेजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।